Good morning viewers. Today I am talking about पायोनेफ्रोसिस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह याद दिलाना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप यूजी और पीजी के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सल्लत नंतर के आयुर्वेदिक बीएमएस स्टूडेंट्स जो हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा ये, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और आप बाकी यूजुअली जो मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं, या फिर जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है, क्योंकि मेडिकल फील्ड की जो कुछ डिजीज़ होती हैं उनका हर कोई बंदा चाहता है कि वो उनका एक जनरल क्राइटेरिया जो है वो उनको पता हो। तो आप नॉर्मली ऐसे लोगों को भी ये जनरल एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग माय सब्जेक्ट, रिगार्डिंग माय टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मुझसे जो भी पॉसिबल आंसर होगा मैं वो आपको देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। व्हाट इज़ पायोनेफ्रोसिस। तो अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पायोनेफ्रोसिस जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और स्किल के तौर पे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पायोनेफ्रोसिस, पायो वर्ड मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाता है पायो फॉर पस, और नेफ्रो मैंने आपको बताया था, नेफ्रो वर्ड जो यूज़ होता है लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, नेफ्रो वर्ड यूज़ होता है किडनी के लिए। तो मेडिकल स्टूडेंट्स से छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी सब अच्छे से जानते हैं, तो उन्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट इज़ पायोनेफ्रोसिस, so when kidney becomes multilocular sac containing pus or purulent urine, then it is considered as pyonephrosis. नेक्स्ट, कहने का मतलब क्या है, जब भी किडनी के अंदर किसी भी वन ऑफ द बिलो कॉज जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, किसी भी रीज़न की वजह से अगर पस फॉर्म होती है या फिर आपका पेशेंट का जो यूरिन है वो प्यूरुलेंट आता है, ठीक है, पस से भरा हुआ जो यूरिन आता है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है वो पायोनेफ्रोसिस से ग्रसित है। अब हम इसकी कोज़ की बात करें तो कोज़ में हम इसको क्या बता सकते हैं, ये जनरली देखो कहीं भी अगर पस बनती है तो वो मेनली 99% केसेस जो है 99.9% केसेस में ड्यू टू इन्फेक्शन ही होती है। और वो इन्फेक्शन के रीज़न आपके अलग अलग हो सकते हैं कि आपकी बॉडी में वो इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है। लेकिन जहाँ इन्फेक्शन होता है, और जैसे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर अलग स्टेज बताई गई है, तो जहाँ इन्फेक्शन होता है वहाँ पेशेंट को जनरली मतलब पस फॉर्म होती है, पेशेंट को सिम्टम जनरली रहते हैं, फीवर वगैरह के सिम्टम जनरली पेशेंट को रहेंगे ही रहेंगे। तो कोज़ की अगर मैं बात करूँ इस केसेस में, पायोनेफ्रोसिस के केस में अगर मैं कोज़ की बात करूँ तो यहाँ पे जनरली वन ऑफ द मेजर कोज़ है हाइड्रोनेफ्रोसिस। और हाइड्रोनेफ्रोसिस जनरली 70% केसेस में एज अ रिज़ल्ट ऑफ कैलकुलस, यानी कि रीनल कैलकुलस की वजह से क्या होता है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस फॉर्म होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस मीन्स क्या समझेंगे हम इसको, हाइड्रो फॉर वाटर एंड नेफ्रोसिस मीन नेफ्रो मीन्स किडनी। तो अगर मैंने जैसे बताया कि मोस्टली 70% केसेस में स्टोन की वजह से, कैलकुलस की वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस फॉर्म होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है कि किडनी के अंदर जो है वो पानी भर जाता है। वो पानी कौन सा होता है, जो यूरिन आपका एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू पर्टिकुलर इंटरवल पे बाहर आता है, ठीक है, वही आपकी अगर कोई भी कहीं भी कोई रुकावट होगी, मान लो कैलकुलस है, तो वो आपकी फंक्शनिंग को हैम्पर करेगा, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग जो बॉडी की है वो नहीं होने देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, जो भी हमारी ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स हैं या फिर जो यूरेटर्स हैं, पर्टिकुलर स्पेसेस के अंदर जहाँ भी वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा वहाँ पे आपका जो एक नॉर्मल फ्लो के साथ जो आपका यूरिन पास आउट हो रहा था वो ना होके क्या होगा, धीरे धीरे कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जनरली आप लोगों ने देखा होगा, मेरे ख्याल से यूएसजी की रिपोर्ट हर 10 में से 2-3 आदमियों को तो निकल ही जाती है, ठीक है, कैलकुलस की। तो उसमें जब आप यूएसजी की रिपोर्ट अगर किसी को देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है कि माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, ठीक है, और अलग अलग फिर रीज़न मिलते हैं कि कहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस ज़्यादा आपकी है, किडनी तक है या फिर यूरेटर तक आ गई है, तो ये अलग अलग मतलब साइन मिलते हैं।
तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको वहाँ पे यूरिन का कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। यूरिन का कलेक्शन अगर होगा एक पर्टिकुलर इंटरवल तक, तो उसमें क्या होगा, एक जो एनवायरनमेंट होता है वो बैक्टीरियाज़ के लिए वो फेवरेबल होना स्टार्ट हो जाता है, और उसमें आपकी जो है वो ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, बैक्टीरियाज की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। और उस इन्फेक्शन की वजह से एक फर्दर स्टेज में जब वो जाता है तो आप धीरे धीरे क्या होता है, वो पस फॉर्म होने लग जाती है उससे, और लास्ट स्टेज जैसे नेक्रोसिस वगैरह की है। तो लेकिन हम यहाँ पे बात करें हाइड्रोनेफ्रोसिस, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस आपको समझ में आया क्यों होता है, ठीक है। और मोस्टली ऑब्स्ट्रक्शन कहीं पे भी होगा, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन धीरे धीरे अगर बढ़ता है तो वो क्या करेगा, आपके यूरिन का जो फ्लो है उसको हैम्पर करेगा, जिसकी वजह से आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस कोज होगी। तो यहाँ पायोनेफ्रोसिस के केस में 70% जो कोज है वो है रीनल कैलकुलस। रीनल कैलकुलस आपका यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से आपको यूरिन के फ्लो में प्रॉब्लम होगी, आपको पेन। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको सिम्टम्स की बात करूँ, आपके क्लिनिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें ट्रायड ऑफ सिम्टम बोला गया है, ठीक है। अगर आपको पायोनेफ्रोसिस का पेशेंट होता है तो आपको जनरली ये 3 साइन और सिम्टम ध्यान रखने हैं कि अगर पेशेंट के अंदर ये हैं तो आपको 90% डायग्नोसिस आपके माइंड में होती है कि पेशेंट जो है वो पायोनेफ्रोसिस के केस में जा चुका है। ट्रायड ऑफ सिम्टम क्या है, फर्स्ट इज़ एनीमिया, नेक्स्ट इज़ पायरेक्सिया और वी कैन से फीवर, एंड थर्ड इज़ स्वेलिंग इन द लो एंड रीजन। मैंने कल भी अपनी वीडियो में बताया था लो एंड रीजन आपको अच्छे से, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था किडनी के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो हम उसे लो एंड रीजन के अंदर ही हम उसे चेक करेंगे, ठीक है। 12th रिब से थोड़ा नीचे इसकी पोजीशन होती है। तो ये जो 3 ट्रायड ऑफ सिम्टम जो मैंने बताए ये आपको मतलब सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री में ये आपको देखने पड़ेंगे। अनीमिया आप जनरल एग्जामिनेशन के तौर पे भी देख सकते हैं, टंग को देख के, आइस वगैरह को देख के, नेल्स या फिर हैंड्स की सिचुएशन देख के, ठीक है, ये सब आप चेक कर सकते हैं। और प्रॉपर अगर आपको आइडिया लेना है तो आप लैब इन्वेस्टिगेशन से तो करा ही सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो फीवर होगा वो इसमें इंटरमिटेंट भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट जो है उसको इन्फेक्शन कितना सीवियर है। इस केस में अगर मैं बात करूँ कि मेनली ऑर्गेनिज्म कौन से पाए जाते हैं यहाँ पे, तो जनरली जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और ये इसके साइन और सिम्टम थे, ठीक है। और नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूँगी तो इन्वेस्टिगेशन सबसे फर्स्ट आप लैब इन्वेस्टिगेशन तो सभी कराएंगे ही, यूरिन की इन्वेस्टिगेशन रूटीन माइक्रोस्कोपिक सब करवाएंगे। इसके अलावा आपको यूएसजी जो है वो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है आज के टाइम में। तो जब आप यूएसजी करवाएंगे आप, तो यूएसजी के अंदर आपको क्लियर कट मिल जाएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और अगर नेफ्रोसिस है तो कहाँ तक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो कहाँ तक है, कौन सी स्टेज के ऊपर है और किस वजह से है। तो आप यूएसजी में बिल्कुल क्लियर अपना आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की बात, तो ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस में हम इसकी एक डायग्नोसिस रीनल कार्बनकल भी बना सकते हैं, क्योंकि उसके भी जो साइन और सिम्टम होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं उसमें भी। लेकिन उस केस में क्या होता है कि फ़ीवर जो होगा वो फ़ीवर थोड़ा हाई ग्रेड फीवर होता है एज़ कम्पेयर टू पायोनेफ्रोसिस। और रीनल कार्बनकल में क्या होता है कि जो पस जो होती है वो पर्टिकुलरली रीनल पैरेन्काइमल सेल्स के अंदर वहाँ पे डैमेज होता है और उसकी वजह से रीनल पैरेन्काइमल सेल्स में पस फॉर्म होती है, ठीक है। अभी मैंने बताया कि उस केस में क्या होता है, पायरेक्सिया जो होता है एज़ कम्पेयर टू पायोनेफ्रोसिस हाई ग्रेड मिलता है आपको। और लेकिन डिफरेंशियल डायग्नोसिस जैसे मैंने बताया कि आप उससे मतलब बना सकते हैं। फिर ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पायोनेफ्रोसिस जो है वो एक क्रिटिकल सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे सिर्फ कंजर्वेटिव पे रख सकते हैं। जिस तरीके से भी आपकी रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि पस जो है वो थिक है या फिर नहीं है, तो आप उससे अपना प्लान ऑफ सर्जरी मतलब बना सकते हैं। साथ में आप जो एंटीबायोटिक्स जो भी आपको यूज़ करनी है, ठीक है, पर्टिकुलर पेशेंट की कंडीशंस देख के आप ये चीज़ आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक आपको इसमें चलानी है। लाइक जैसे जनरली जो भी चलती हैं, जैसे एम्पिसिलिन ग्रुप वगैरह चलता है, ठीक है, तो ये सब आप चला सकते हैं। अमोक्सिक्लेव आपको चलानी है या फिर सेफ्ट्रा आपको चलानी है, जो भी आप वो डिपेंड करता है। और नेक्स्ट जो है
ऑर्गेनिज्म की कल्चर रिपोर्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो आप उसको देख के चलाएँगे। ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया था, आप सबसे पहले जो बेसिक जो होते हैं आईवी फ्लूइड्स आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए चाहिए होता है। नेक्स्ट जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो आपकी आईवी चलेंगी। मेन जो 3 सर्जिकल हैं, जैसे मान लो स्टोन होता है तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि पीसीएनएल के थ्रू ही हो जाए। तो पीसीएनएल भी क्या है, एक मोड ऑफ ट्रीटमेंट ही है, ठीक है, मोड ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रोप्सी या नेफ्रोलिथोटोमी। तो अगर मान लो थिक नहीं है आपकी पस जो है वो थिक नहीं है और आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो पीसीएनएल के थ्रू हो सकता है, तो वो सबसे बेस्ट है। आज कई एडवांस्ड टेक्निक है वो। अगर पीसीएनएल के थ्रू नहीं हो पा रहा है तो आपका डॉक्टर हो सकता है उसे ओपनली मतलब प्रेस्क्राइब करे कि भाई मैं ओपन सर्जिकल के थ्रू करूँगा, या फिर अगर मान लो काफ़ी सीरियस कंडीशन है, ठीक है, हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है वो काफ़ी सीवियर हो गया है, तो उस केस में आपका अगर अदर किडनी अगर आपकी हेल्दी है तो आपको नेफ्रोस्टोमी भी एडवाइस नेफ्रोक्टोमी भी एडवाइस आपको किया जा सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट पायोनेफ्रोसिस। थैंक यू सो मच।